हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, अ पेशेंट इज गेटिंग आईवी फ्लूइड थ्रू पेरिफेरल कैनुला, shows redness, pool edema and decreased flow rate. The possible diagnosis is, एक मरीज को पर्दीय प्रवेशनी के माध्यम से आईवी द्रव मिल रहा है। लालिमा, ठंडक, सूजन और प्रवाह दर में कमी दर्शाता है। यह संभवतः निदान है। ऑप्शन ए इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी फ्लीवाइटिस, ऑप्शन सी एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन डी हाइपर सेंसिटिविटी। तो देखिए, यहाँ पे एक आईवी फ्लूइड से, एक कैनुला के द्वारा आईवी फ्लूइड इनफिल्ट्रेट किया जा रहा है। अब इनफिल्ट्रेशन के समय एक प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर ये लगा हुआ है कैनुला, वहाँ पर रेडनेस आती है, कूल होता है, वो एडिमा होती है, सूजन आ जाती है और वहाँ पे फ्लो रेट घट जाता है। तो यह संभवतः किसका उदाहरण या किसका निदान है? तो ये निदान है ऑप्शन ए इनफिल्ट्रेशन का। मीन्स जैसे कि कोई इन्फ्यूजन यहाँ पे इनफिल्ट्रेट हो रहा है कैनुला के माध्यम से, तो यहाँ पे फ्लूइड इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे ये हाथ में सूजन आने लगती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कैथीटर विस्थापित हो जाता है, तो उसमें तरल पदार्थ का रिसाव होने लगता है और इस तरल पदार्थ के रिसाव होने के कारण ही जो वो जगह है वहां पर फ्लो रेट घट जाएगा और साइट कूल हो जाएगी और सूजन आ जाएगी। तो इसका जो नर्सिंग केयर है वो क्या होता है? स्टॉप इन्फ्यूजन इमीडिएटली। तो सबसे पहले जो इन्फ्यूजन उसमें इनफिल्ट्रेट हो रहा है उसको हम स्टॉप करें। देन रिमूव आईवी कैनुला विद मेंटेनिंग स्ट्राइल टेक्निक। उसके बाद आईवी कैनुला को रिमूव करना है स्ट्राइल टेक्निक को मेंटेन करते हुए और एक दूसरा कैनुला, एक नया कैनुला दूसरी साइड पर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the endemic disease that occurs every 4 years of interval is called? ऑप्शन ए सेक्युलर ट्रेंड, टाइम ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड, साइक्लिक ट्रेंड। एक ऐसा एंडेमिक डिजीज है जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसको एक साइक्लिक ट्रेंड कहा जाता है, एक चक्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। जब कोई बीमारी प्रत्येक 4 वर्ष में अपने आप को दोहराए या अपने एक 4 वर्ष में एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से वो उभर करके आती है, तो उसको हम कहते हैं चक्रीय प्रवृत्ति या साइक्लिक ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse witnesses a neighbor's husband sustain a fall from the roof of his house. The nurse rushes to the victim and determines the need to open the airway. The nurse opens the airway in this victim with the use of which method? देखिए, ऐसा है कि एक नर्स ने देखा है कि उसके पड़ोसी का पति छत से गिर गया है, तो नर्स पीड़ित के पास दौड़ती है और एयर मार्ग यानी कि वायु मार्ग को खोलने की आवश्यकता निर्धारित करती है। तो पीड़ित में वायु मार्ग किस विधि के प्रयोग से नर्स खोलेगी? ऑप्शन 1 फ्लैक्स पोजीशन, ऑप्शन बी हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर, ऑप्शन सी जॉ जस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर, डी मॉडिफाइड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर। तो अब इस कंडीशन में जिसमें एक व्यक्ति छत से गिर गया हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है उसका एयरवे ब्लॉक हो जाए। तो एयरवे खोलने के लिए जो मेथड यूज करेगी नर्स वह होगा संशोधित रूप से हेड को टिल्ट करके और ठोड़ी को उठाकर। मीन्स हेड को टिल्ट करना है और ठोड़ी को ऊपर उठाना है। तो इस प्रकार से उसका एयरवे खुल जाएगा। हेड को पहले तो टिल्ट करेंगे और थोड़ी को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे। तो एयरवे खोलने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब इसमें एक बात और देखते हैं कि यदि नेक इंजरी हुई हो, यदि संभावना हो नेक इंजरी की, तो जबड़े पर जोर देकर एयरवे ओपन करते हैं। तो दूसरी कंडीशन होती है, क्योंकि यदि हो सकता है कि यदि गर्दन में चोट लग जाए, तो उसमें हम ये जो प्रोसीजर ये नहीं अपनाएंगे और जो अपनाएंगे वो होगा जबड़े पर जोर देकर एयरवे ओपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not included in the नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है? मलेरिया, डेंगू, प्लेग, फाइलेरिया। देखिए, भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है NVVDCP,
जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, और इसमें 6 बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। ये 6 बीमारियों में से यहाँ पर 3 बीमारियां दी गई हैं, एक बीमारी नहीं है। तो ये मलेरिया इसमें सम्मिलित है, डेंगू है, फाइलेरिया है, इसके अलावा चिकनगुनिया, जापानी एंसेफेलाइटिस भी इसमें सम्मिलित है। एक बीमारी जो इसमें शामिल नहीं की गई है वो है प्लेग। In India, National Vector-Borne Disease Control Program (NVVDCP) was launched in 2003 by MOHFW, Ministry of Health and Family Welfare, for the prevention of vector-borne disease. Vector-borne disease such as malaria है, कालाजार है, फाइलेरिया, जापानी एंसेफेलाइटिस, डेंगू एंड चिकनगुनिया। देखिए जो वेक्टर-बॉर्न डिजीज है उसमें इस प्रकार से 6 बीमारियां सम्मिलित की गई हैं। पहली मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया, जापानी एंसेफेलाइटिस, डेंगू और चिकनगुनिया। तो ये कार्यक्रम चलाया गया था, ये 2003 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इस प्रकार से इसमें जो प्लेग है ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पेशेंट आईवी साइट शोज रेडनेस, हीट, टेंडरनेस, डिक्रीज्ड फ्लो रेट आर द क्लासिकल साइन ऑफ। देखिए पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंडीशन अलग होगी, इसमें बीमारी की स्थिति अलग है। तो इसमें ये पूछा गया है कि एक पेशेंट की जो आईवी साइट है वो रेडनेस हो जाती है, वहां पे गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, टेंडरनेस मीन्स कड़ापन आ जाता है वहां पर, और वहां फ्लो रेट घट जाता है। तो ये किसका साइन होगा? तो ये किसका साइन होगा? ये साइन होगा फ्लीवाइटिस का। अब ये फ्लीवाइटिस क्या होता है तो देखते हैं। फ्लीवाइटिस वेन इन्फ्लामेशन को, वेन में होने वाली जो सूजन है उसको भी फ्लीवाइटिस कहते हैं। तो फ्लीवाइटिस में अकर विद और विदाउट ए ब्लड क्लॉट, इसमें हो सकता है कि कोई क्लॉट जम जाए या बिना क्लॉट के भी ये फ्लीवाइटिस हो सकती है। इट कैन अफेक्ट सरफेस और डीप वेन्स, ये सरफेस पर भी हो सकती है और गहरी स्राव में भी ये अफेक्ट कर सकती है। व्हेन कास्ड बाय अ ब्लड क्लॉट इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस। देखिए जब किसी ब्लड क्लॉट के द्वारा इस प्रकार की घटना हो तो उसको कहते हैं हम थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस। ट्रॉमा टू द वेन फॉर इंस्टेंस फ्रॉम एन इंट्रावीनस कैथेटर इज ए पॉसिबल कॉज। सिम्टम्स इंक्लूड रेडनेस, वार्मथ एंड पेन इन द अफेक्टेड एरिया। तो इसका ट्रीटमेंट में देखते हैं क्या देंगे। ट्रीटमेंट में करेंगे वार्म कंप्रेस करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन देंगे, कंप्रेशन स्टॉकिंग एंड ब्लड थिनर्स देंगे जब भी यदि ट्रीटमेंट की बात आ जाए। तो इसमें देख सकते हैं ये इसमें किस प्रकार से फिगर में थ्रोम्बोफ्लीवाइटिस के बारे में बताया गया है कि ये डीप वेन यहाँ से जो जाती है उसमें इन्फ्लेमेशन के कारण जो एक क्लॉट जम गया है उस क्लॉट से ये थ्रोम्बोफ्लीवाइटिस की बीमारी हो जाती है। तो इसका जो नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, यदि इस प्रकार से किसी को सूजन आ जाती है वेन में, तो इसमें वेन में सूजन के आने के बाद सबसे पहले तो जो इन्फ्यूजन, उसमें इन्फ्यूजन जा रहा है उसको स्टॉप हम करेंगे, इमीडिएटली स्टॉप कर देंगे। उसके बाद उस आईवी कैनुला जो वहां लगा है उसको हम रिमूव करके तो दूसरी जगह पे कैनुला को लगाएंगे और किसी वार्म कंप्रेस से वहां पर वार्म कंप्रेस करेंगे जिससे कि वहां पर जल्दी से आराम मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर इज यूज्ड फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग एट आंगनबाड़ी सेंटर। आंगनबाड़ी केंद्र में विकास निगरानी के लिए किस उपाय का उपयोग किया जाता है? वेट फॉर हाइट, ऊंचाई के अनुसार वजन, MUAC, स्किन फोल्ड थिकनेस, त्वचा की तह की मोटाई, वेट फॉर एज, उम्र के हिसाब से वजन। तो आंगनबाड़ी केंद्र में विकास निगरानी के लिए जो उपाय प्रयोग किया जाता है वो होता है ऊंचाई के अनुसार वजन, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। Growth monitoring of the children in India is usually done by आंगनबाड़ी वर्कर्स using weight for age growth chart। भारत में बच्चों की वृद्धि की निगरानी आमतौर पर उम्र के हिसाब से वजन वृद्धि चार्ट से की जाती है। अब ये MUAC मीन्स क्या होता है? देखिए एक प्रकार की टेप होती है जिसको मिड अपर आर्म टेप भी बोला जाता है। तो ये इसमें क्या लेते हैं, फीता लेते हैं जिसको ऊपरी बाह में नापते हैं और उससे पोषण की स्थिति का पता लगाया जाता है। यदि कुपोषित है तो कम मार्क मिलेंगे और कुपोषित नहीं है तो टेप अधिक मार्क देगी। नेक्स्ट इसमें दिया गया इन्फेंटोमीटर से संबंधित भी कुछ बातें हैं कि इन्फेंटोमीटर का उपयोग भी किया जाता है शिशुओं की ऊंचाई मापने के लिए, लेकिन ये केवल 2 वर्ष तक किया जाता है और 2 वर्ष तक के ऊपर का यदि शिशुओं की माप करनी हो तो स्टेडियोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following muscles should always be avoided for IM injection to prevent sciatic injury? देखिए ऐसा है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की जो ज़्यादातर साइट होती है वो बटक में लगाया जाता है। तो इसमें कभी कभी एक साइटिक नर्व इंजरी से बचने के लिए हमें किस
वेन या किस जगह पर, किस मसल में इसको नहीं लगाना चाहिए? बेंटोग्लूटियल, वेस्टस लैटरलिस, डेल्टॉइड और डॉर्सोग्लूटियल। तो जिसमें इसमें नहीं लगाया जाता है या बचना चाहिए जिस मसल में, वो होती है डॉर्सोग्लूटियल। अब यहाँ पर लगाने का साइड देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में बताया गया है, तो ये लगाने की सबसे अच्छी पोजीशन है। इंजेक्शन पॉइंट बिटवीन द नोकल ऑफ द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर्स। तो इस प्रकार से लगाने की ये अच्छी साइड दी गई है, इसको बेंटोग्लूटियल साइड कहते हैं। तो यहाँ पर इंजेक्शन लगाने से साइटिक नर्व इंजरी होने की संभावना कम से कम होती है। द साइटिक नर्व is the nerve most affected by IM injection because of its large size and the fact that the buttock area is common site for IM injection. To avoid damaging the sciatic nerve, therefore, intramuscular injections are given only in the upper lateral quadrant of the gluteal region, preferably ventogluteal muscles. तो इस प्रकार से साइटिक नर्व इंजरी से बचने के लिए जो प्रीफर करते हैं हम, वो क्या करते हैं? वेंट्रोग्लूटियल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dose of elemental iron and folic acid in Anemia Mukt Bharat AMB program for pregnant women: 60 mg elemental iron and 0.4 mg folic acid, 30 mg elemental iron and 0.4 mg folic acid, 100 mg elemental iron and 500 mcg folic acid, 60 mg elemental iron and 500 mg mcg folic acid। करेक्ट आंसर देखते हैं। जो एनीमिया से बचाव के लिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां दी जाती हैं, उनमें 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है और 500 mg mcg फॉलिक एसिड होता है। तो 60 mg एलिमेंटल आयरन होगा और 500 माइक्रोग्राम mcg फॉलिक एसिड होता है। ये एएमबी प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था। तो डेली एक IFA की टैबलेट दी जाती है, जो कि स्टार्ट की जाती है गर्भवती महिलाओं को 4 माह से, टू कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और उसके बाद भी इसको कंटिन्यू करते हैं 180 डेज तक। तो इस प्रकार से जो टोटल प्रेगनेंसी वोमेन में, प्रेग्नेंट वोमेन में दी जाती है 180 दिन पहले और 180 दिन बाद में, ये 360 डेज होती है। तो इसमें क्या होता है कि 60 mg आयरन होता है और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है। यदि mg में ही पूछा जाएगा तो 0.5 mg फॉलिक एसिड इसमें होता है। और ये जो फॉलिक एसिड की टैबलेट होती है, ये शुगर कोटेड होती है और रेड कलर की टैबलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वर्ल्ड बेस्ट पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर, 17 दिसंबर, 17 मार्च और 17 नवंबर। जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विद रेस्टलेसनेस, एजिटेशन एंड इरिटेबिलिटी। Which of the following clinical signs is not indicating severe dehydration? एक बच्चा बेचैनी, उत्तेजना और चिड़चिड़ापन के साथ दस्त से पीड़ित है। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक लक्षण गंभीर निर्जलीकरण का संकेत दे रहा है? इस प्रकार के क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि एक बच्चा है, उसको डायरिया की प्रॉब्लम थी और उसको रेस्टलेसनेस, एजिटेशन और इरिटेबिलिटी भी हो रहा है, इरिटेबिलिटी की प्रॉब्लम भी है। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन ये शो नहीं कर रहा है कि इसको गंभीर डिहाइड्रेशन है? पहला ऑप्शन है मार्कडली सनकेनाइज। सनकेनाइज का मतलब होता है कि धसी हुई आंखें। तो देखिए, ये जो धसी हुई आंखें होती हैं, ये हमेशा डिहाइड्रेशन की ओर इशारा करती हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और हमको ये बताना था हम लोगों को कि इज नॉट इंडिकेटिंग, कि नहीं है, गंभीर निर्जलीकरण का संकेत नहीं दे रहा है। तो चूंकि ये नहीं में क्वेश्चन है, तो ऐसा इसमें ऑप्शन देखेंगे जो कि डिहाइड्रेशन का साइन नहीं हो सकता है। रिफिलिंग टाइम मोर देन 2 सेकंड, यदि रिफिलिंग टाइम मोर देन 2 सेकंड से अधिक हो, तो ये इस प्रकार से क्या है कि यदि हम स्किन को प्रेस करके देखते हैं, यदि स्किन अपनी पुनः स्थिति में, उसमें ब्लड नहीं आता है, तो इसको मतलब माना जाता है कि डिहाइड्रेशन है। यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml पर आवर, 20 ml प्रति घंटे, 1 घंटे में 20 ml से कम यूरिन आउटपुट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये गंभीर निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन का संकेत है। जबकि वल्जिंग फॉन्टानेल, तो वल्जिंग फॉन्टानेल ये डिहाइड्रेशन का साइन नहीं होता है, बल्कि जो सनकिन फॉन्टानेल मीन्स धसा हुआ फॉन्टानेल होता है, ये गंभीर निर्जलीकरण का साइन होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।